नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्य पुस्तक आओ सीखे विज्ञान के तीसरे पाठ पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति के बारे में जानेंगे। इस पाठ को हम दो भागों में पूरा करेंगे। आज के भाग में हम जानेंगे कि पदार्थ क्या हैं, इनकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, तत्व और यौगिक क्या हैं एवं इनके रासायनिक सूत्र क्या हैं। तो आइए बच्चों, आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आपके आसपास बहुत सी वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं। इस वक्त आप जहां बैठे होंगे, अपने कमरों में, अपने घरों में, आपके आसपास कुर्सी, मेज, पेंसिल, पेन, कॉपी, बर्तन, बहुत सी वस्तुएं दिखाई देती हैं। जरा इन्हें गौर से देखिए। ये सब क्या है बच्चों? ये सभी चीजें क्या है? पदार्थ हैं। इन वस्तुओं का एहसास हमें कैसे होता है? कोई भी वस्तु हम कैसे जानते हैं कि ये है? या तो हम उसको स्पर्श करते हैं, छूकर, देखकर, उसको उठा करके, विभिन्न तरीके से हमें महसूस होता है कि कोई वस्तु हमारे आसपास है, कुछ हमें दिखाई दे रहा है। हवा हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। जब वो चलती है तो हमारे बाल हिलते हैं, कपड़े हिलते हैं, या मैदान में अगर हैं हम तो देखते हैं हवा चलती है तो क्या होता है बच्चों? पत्तियां हिलती हैं। तो हमें ज्ञात हो जाता है कि हवा है। तो आपके आसपास जो भी वस्तुएं हैं सब क्या है? पदार्थ हैं। चाहे वो हवा है, चाहे वो पानी हो, चाहे कुर्सी मेज हो, लोहा हो, कुछ भी हो, सभी कुछ जो है पदार्थ कहलाता है। तो बच्चों, पदार्थ क्या है? जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिनको हम अपनी इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, वह पदार्थ है। कोई भी वस्तु कहीं रखी होती है तो वो अपनी आकार के अनुसार स्थान लेती है। हमने अगर पेंसिल बॉक्स अपनी मेज पे रखा है तो वो मेज पे एक स्थान लेगी। अगर उसी पेंसिल बॉक्स को उठा के हमने अपनी पलंग पे रख दिया है तो वो पलंग पे भी उतना स्थान लेगी। यानी सभी वस्तुएं क्या होती हैं? स्थान लेती हैं। कोई भी वस्तु जब हम उठाते हैं तो हमें एक भार का एहसास होता है, चाहे वो छोटी सी सुई हो या कोई बड़ा सा औजार हो। कुछ भी हम उठाते हैं तो हमें भार का एहसास होता है। कोई भी वस्तु हमें कैसे मालूम चलती है? अपनी इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियां आपके, हमारे सभी के शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी? आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो इन सभी के द्वारा जिन चीजों का एहसास हमें होता है वो सभी क्या है? पदार्थ हैं। तो बच्चों, आपके आसपास जो कुछ भी दिख रहा है सब कुछ क्या है? पदार्थ है। चाहे वो धूप बत्ती से निकलने वाला धुआं हो, ग्लास में रखा हुआ पानी हो, किसी भी प्रकार का खिलौना हो, गुब्बारा हो, या गुब्बारे में भरी हुई हवा हो, या सारे खेल के सामान हो, किताब हो, औजार हो, कुछ भी हो, जितनी भी वस्तुएं आपको दिखती हैं सब कुछ क्या है? पदार्थ है। तो बच्चों, ये तो हमने जान लिया कि पदार्थ क्या है। अब आगे देखते हैं कि ये पदार्थ का निर्माण होता कैसे है। पदार्थ जो होते हैं बच्चों, पदार्थ अनेक छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, जिन्हें हम परमाणु तथा अणु कहते हैं। तो जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वह पानी हो या हवा हो, चाहे वह लोहा हो या लकड़ी हो, सारे पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और ये कण क्या कहलाते हैं? परमाणु या अणु। बच्चों, इन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। इन्हें देखने के लिए एक विशेष प्रकार का सूक्ष्मदर्शी होता है, जो कि बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में होता है। ये हमारे विद्यालय में जो आपको सूक्ष्मदर्शी दिखाई देता है, ये इसके द्वारा हम किसी भी पदार्थ के परमाणु या अणु नहीं देख सकते हैं। इनके लिए विशेष प्रकार का सूक्ष्मदर्शी होता है। परमाणु। परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो परमाणु जो होता है बच्चों, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है और
ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें परमाणु ही भाग लेता है। अणु, परमाणुओं से मिलकर के अणु बनता है। दो या दो से अधिक परमाणु संयोग करके परमाणुओं का समूह बनाते हैं जिन्हें अणु कहते हैं। यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो बच्चों देखा आपने, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। मतलब परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं लेकिन अणु स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं लेकिन अणु भाग नहीं लेते हैं। तो परमाणुओं से मिलकर के अणु बनते हैं और अणु से मिलकर के कोई भी पदार्थ बनता है। इसको हम बच्चों इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हम कोई एक वाक्य लेते हैं, राम स्कूल जाता है। तो जो पूरा वाक्य होता है वो छोटे छोटे शब्दों से मिलकर के बनता है। और शब्द किससे मिलके बनते हैं? अक्षरों से। तो अगर हम इसे अणु और परमाणु के संदर्भ में देखें तो हमारा जो अक्षर है वो परमाणु है और शब्द अणु है। और इन्हीं अणु से मिलकर के जो वाक्य बना है, वाक्य हमारा क्या है? पदार्थ है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पदार्थ क्या होते हैं और पदार्थ किन से मिलकर के बने होते हैं। आगे देखते हैं कि पदार्थ किन किन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पदार्थ की बच्चों मुख्यतः तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। जितना कुछ आपके आसपास दिखता है, जिन भी वस्तुओं को आप देखते हैं, महसूस करते हैं, वो सभी या तो ठोस होती हैं या द्रव होती हैं या गैस होती हैं। ठोस, ठोस पदार्थ, अणु पदार्थ की ठोस अवस्था में अत्यंत पास पास होते हैं जिस कारण उनके बीच अंतराणुक स्थान कम होता है। अंतराणुक स्थान ये बच्चों होता है, जो भी पदार्थ होते हैं वो अणुओं से बने होते हैं। उन दो अणु के बीच में जो स्थान होता है उन्हें हम कहते हैं अंतराणुक स्थान। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं, जो ठोस वस्तुएं होती हैं, उनके जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। कोई भी वस्तु अगर पास पास होगी तो उनके बीच स्थान कम होगा। तो ठोस में अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है, जैसे कि बर्फ, लकड़ी, लोहा आदि। जितनी भी ठोस वस्तुएं होती हैं सब में अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है। द्रव, पदार्थ की द्रव अवस्था में अणु ठोस की अपेक्षा अधिक दूर दूर होते हैं जिसके कारण उनके बीच अंतराणुक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होते हैं, जैसे जल, तेल, दूध आदि। ठोस की अपेक्षा जो द्रव के अणु होते हैं, जो जल के, दूध के या तेल के जो भी अणु होते हैं वो ठोस की अपेक्षा थोड़े से दूर दूर होते हैं। अगर वस्तु दूर दूर होगी तो उनके बीच स्थान भी ज्यादा होगा, यानी कि द्रव में ठोस की अपेक्षा अंतराणुक स्थान ज्यादा होता है। गैस, पदार्थ की गैस अवस्था में अणु बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच अंतराणुक स्थान बहुत अधिक होता है। उदाहरण धुआं, भाप, वायु आदि। जो गैसीय अवस्था होती है किसी भी पदार्थ की, उनके जो अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। और जब वस्तु दूर दूर होती है तो उनके बीच स्थान भी बहुत ज्यादा होता है, यानी कि गैसीय अवस्था में, पदार्थ की गैसीय अवस्था में अणुओं के बीच का जो स्थान होता है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी कि उनके बीच अंतराणुक स्थान बहुत ज्यादा होता है। एक गतिविधि के द्वारा हम ठोस, द्रव और गैस की कुछ और विशेषताओं को भी जानते हैं। आइए बच्चों, हमारे पास यहाँ पर 3 बॉटल है। एक में हमने बालू लिया है, बालू यानी कि पदार्थ की ठोस अवस्था। दूसरे में हमने जल लिया है, जल क्या है बच्चों? पदार्थ की द्रव अवस्था। तीसरी बॉटल खाली है। नहीं बच्चों, खाली नहीं है, इसके अंदर हवा भरी है। और हवा क्या होती है? द्रव की गैसीय अवस्था। अगर हम पहली बॉटल को, यानी कि जिसमें हमने बालू रखा है, ठोस रखा है, उसे हम दबाते हैं
थोड़ी सी ताकत लगाइए तो भी जो है ये नहीं दब रही है। इसकी तुलना में अगर हम जिस बोतल में पानी है यानी कि पदार्थ की द्रव अवस्था है उसे हम दबाते हैं तो वो थोड़ी सी ठोस की तुलना में थोड़ा सा दबता है। लेकिन जो तीसरी बोतल है जिसमें हमने हवा ली है यानी कि पदार्थ की गैसीय अवस्था, जब हम उसे दबाते हैं तो वो पूरी तरीके से आसानी से पूरी तरीके से दब जाती है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ऐसा इसलिए है कि जो भी पदार्थ होते हैं उनके जो अणु होते हैं उन अणुओं के बीच में एक आकर्षण बल होता है जिनसे हम अंतराणु आकर्षण बल भी कहते हैं। ये जो बल होता है दो अणुओं के बीच जो लगता है वो ठोस में सबसे ज्यादा होता है और इसके कारण ठोस की आकृति निश्चित होती है। किसी भी ठोस पदार्थ की आकृति आप नहीं बदल सकते हैं। द्रव में दो अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है वो ठोस की तुलना में कम होता है, इसलिए द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है। इसे आप जिस बर्तन में डालेंगे ये उसी की आकृति ले लेता है। तीसरा गैस। गैसीय अवस्था में दो अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो ना के बराबर होता है, इसलिए गैस की ना तो आकृति निश्चित होती है और ना ही आयतन निश्चित होता है। इसे फिर से देखते हैं। ठोस की निश्चित आयतन और निश्चित आकार होते हैं। कोई भी ठोस वस्तु है उसका आकार निश्चित और आयतन हमेशा ही निश्चित होगा, चाहे वो इस जगह पे रखा हो या किसी अन्य जगह पे रखा हो। उसकी तुलना में द्रव निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं होता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लीटर दूध लिया है। अब 1 लीटर दूध को अगर आप जग में रखते हैं, अगर वो 2 लीटर का जग है और जग में आप डालते हैं उसे, तो ऐसा तो है नहीं कि वो दूध 2 लीटर हो जाएगा, रहेगा तो वो 1 लीटर ही है। हाँ, परंतु ये अलग बात है कि वो जग में जाने के बाद जग की आकृति ले लेगा। अब अगर इस 1 लीटर दूध को हम किसी बड़े से पतीले में डालते हैं तो वो उस पतीले की आकृति ले लेगा, लेकिन उसकी जो मात्रा है वो 1 लीटर ही रहेगी। यानी कि द्रव आकृति तो बदल रहा है लेकिन उसका जो माप, उसका जो आयतन है वो निश्चित है। लेकिन गैस यानी कि जो गैसीय अवस्था होती है पदार्थ की, उसका ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकृति होती है। जैसे आपने कभी अगर आपने अपने घरों में हवन होते देखा हो तो हवन से जो धुआं निकलता है, धुआं पूरे कमरे में भर जाता है। अगर कमरे के दरवाजों को खोल दिया जाए तो वो बाहर निकल के बाहर के भी जो स्थान होगा उसको भी घेर लेगा। तो जो गैसीय अवस्था होती है उसका ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकृति निश्चित होता है। ये जिसको जितना फैलाइए ये उतना ही फैलता जाता है और जितना उसको समेटिए, जितना सिकोड़िए, वो उतने में ही रह जाता है। ठोस में कण एक दूसरे के बहुत पास क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित रहते हैं। जैसा भी हमने भी बताया था कि ठोस में जो अणु होते हैं, यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ठोस में जो अणु हैं, देखिए बिल्कुल पास पास सटे हुए एक दूसरे से होते हैं और क्रमबद्ध तरीके से दिखाई देते हैं। ठोस की तुलना में जो हमारा लिक्विड यानी कि जो द्रव है उसमें जो अणु होते हैं वो थोड़े दूर दूर हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये दूरी दिख रही है। और इसकी तुलना में जो गैसीय अवस्था है, गैसीय अवस्था में दो अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वो और भी ज्यादा होती है। और यही कारण है बच्चों, अणुओं के ही कारण, किसी भी पदार्थ के अणुओं के ही कारण उनकी अवस्थाएं निश्चित होती हैं कि वो ठोस हैं, वो द्रव हैं या गैस है। अगर उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा होगी, ना के बराबर होगी, तो वो कौन सी अवस्था होगी बच्चों? गैसीय अवस्था। अगर उनके बीच की दूरी थोड़ी सी कम है तो वो द्रव अवस्था होगी, और जब बहुत कम है उसकी तो वो कौन सी अवस्था होगी? ठोस अवस्था। तो बच्चों ये तो हमने जाना कि जो भी पदार्थ, जो भी हमारे आसपास जो पदार्थ हैं उनकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पानी को अगर आपने कभी देखा हो तो बच्चों जो पानी होता है वो हमारे समक्ष तीनों अवस्थाओं में उपलब्ध होता है, जल के रूप में भी,
यानी कि द्रव की पदार्थ की द्रव अवस्था, भाप के रूप में यानी कि पदार्थ की गैसीय अवस्था, और बर्फ के रूप में जब पानी को हम ठंडा करते हैं, जब वह बर्फ के रूप में जम जाता है तो जो बर्फ होती है वो जल की ठोस अवस्था है, यानी कि पदार्थ की ठोस अवस्था है। तो जल हमारे पास ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। अभी तक हमने जाना बच्चों पदार्थ कैसे बना था, परमाणु और अणुओं से मिलकर। लेकिन पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कहलाती है तत्व। जितने भी पदार्थ हमारे आसपास हैं, जो भी हमें दिखाई देता है, ये सब जो होते हैं छोटे छोटे तत्वों से मिलकर के बने होते हैं। तो आइए जानते हैं तत्व क्या होते हैं। पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थ में विभाजित न किया जा सके वो कहलाता है तत्व। सबसे छोटा रूप वो होता है तत्व। किसी तत्व में उपस्थित समस्त अणु या परमाणु समान गुण धर्म वाले होते हैं। यह तत्व की विशेषता है कि कोई भी तत्व में जो भी परमाणु या अणु होंगे वो एक ही गुण धर्म के होंगे, उनमें अलग अलग गुण धर्म या अलग अलग प्रकार की विशेषता नहीं होगी। तत्व में केवल एक ही परमाणु होते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी आदि। जो कुछ भी हमें दिखता है, जो भी अगर तत्व के रूप में है, उसमें केवल एक ही परमाणु होते हैं। एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। जैसे ऑक्सीजन गैस जो होती है उसमें दो परमाणु मिलकर के O2 जो ऑक्सीजन गैस का एक अणु होता है, जिसको हम O2 के रूप में लिखते हैं, वो बनाते हैं। और हाइड्रोजन जिसको हम H2 लिखते हैं, उसमें भी दो परमाणु होते हैं। एक ही तत्व में कि जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, उस तत्व का अणु बनाते हैं। तो ये तो बच्चों हमने जाना कि तत्व क्या होते हैं और तत्व की विशेषताएं क्या क्या है। आइए जानते हैं यौगिक क्या होता है। जब दो तत्वों को एक निश्चित अनुपात में इस प्रकार मिलाया जाता है कि बनने वाले नए तत्व में मिलाए जाने वाले तत्व के गुण धर्म नहीं होते हैं तो नया तत्व यौगिक कहलाता है, जैसे H2O, NaCl आदि। H2O जिसे हम जल कहते हैं, NaCl जिसे हम नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। जब दो तत्व, कोई भी दो तत्व विशेष परिस्थितियों में विशेष रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिलाए जाते हैं और एक नया तत्व मिलता है, जैसे कि हम यहाँ अगर हम जल को देखें, H2O, जल में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, और इसे हम मिला करके क्या बना रहे हैं, इनसे मिलकर के हम जल बन रहा है, जो कि एक नया तत्व है, नया चीज है। तो और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण नहीं है। पानी के अपने गुण होते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जलने में सहायक होता है, लेकिन जल आप तो जानते हैं, जल से तो हम आग बुझाते हैं, है ना बच्चों। तो जल में जो होता है वो उसमें ज्वलन के लिए सहायक नहीं होता है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जलने में सहायक होते हैं। यानी कि जो नया तत्व बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बना करके, उसमें पुराने वाले तत्व के गुण नहीं है। तो इस प्रकार से जब कुछ नया बनता है तो वो कहलाता है यौगिक। तो ये तो हुआ बच्चों तत्व और यौगिक क्या होते हैं। जितने भी तत्व हमारे पास मौजूद हैं उन तत्वों को एक प्रतीक दिया गया है, एक चिन्ह दिया गया है। जैसे कि हम गुणा करते हैं तो गुणा के लिए एक चिन्ह है, हम जोड़ करते हैं तो जोड़ के लिए एक चिन्ह है। उसी प्रकार से जितने भी तत्व मौजूद हैं, अभी तक जो खोज हुई है लगभग 118 तत्वों की खोज हुई है, इन सभी तत्वों को एक प्रतीक दिया गया है। ये प्रतीक कब और कैसे शुरू हुआ, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम यूनान के लोगों ने तत्वों के लिए प्रतीक का प्रयोग किया था। 1808 ईस्वी में अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने तत्वों के संकेत गोलाकार रखने का सुझाव दिया था, पर बच्चों ये सुझाव बहुत समय तक नहीं चल पाया। उसके बाद स्वीडन के जे बर्जीलियस ने तत्वों के संकेत के लिए तत्व के नाम का पहला अक्षर लिखने का सुझाव दिया, जो आज भी मान्य है।
इसका अर्थ ये हुआ कि एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका नाम राम है, यानी कि आप क्या लिखेंगे, RAM। तो आपके शब्द का पहला अक्षर क्या हुआ, R, तो आपका प्रतीक हो गया R। उसी प्रकार से जितने भी तत्व खोजे गए हैं उन तत्वों के नाम का पहला अक्षर उनका संकेत हो गया। लेकिन इसमें भी कुछ परेशानी आई, जैसे बहुत से ऐसे तत्व थे जिनका नाम एक ही अक्षर से शुरू होता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, या कार्बन, कैल्शियम, दोनों ही सी से शुरू हो रहे हैं, दोनों ही एच से शुरू हो रहे हैं। तो ऐसे में कुछ तत्वों के लिए उन्होंने दो शब्दों का चुनाव किया, दो अक्षरों का चुनाव किया। जैसे कि कैल्शियम के लिए हमने Ca लिख दिया। इसके बाद कुछ और भी परेशानियां हुई, तो उसको हल करने के लिए कुछ तत्वों के संकेत के लिए उनके लैटिन नाम का सहारा लिया गया कि उनके लैटिन नाम के जो अक्षर थे उनको उनके संकेतों के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे आपकी जो पाठ्य पुस्तक में कुछ तत्वों के संकेत दिए गए हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का H, कार्बन, कार्बन का C, फ्लोरीन, फ्लोरीन F, नाइट्रोजन N, फास्फोरस P, सल्फर S, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, पोटेशियम जो कि P से शुरू हो रहा है, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं इसका K, क्योंकि पोटेशियम के लिए हमने इसके लैटिन नाम का सहारा लिया जो कि होता है कैलियन, और कैलियन किससे शुरू होता है बच्चों, K से। स्वर्ण या गोल्ड, गोल्ड को हम यहाँ देखिए इसका संकेत क्या लिखते हैं, AU। गोल्ड के लिए भी हमने इसके लैटिन नाम का प्रयोग किया जो कि होता है ऑरम, और ऑरम में से हमने AU ले लिया। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के लिए हमने AL यानी कि दो अक्षरों का प्रयोग किया है, AL। ब्रोमीन, ब्रोमीन के लिए भी हमने देखिए दो अक्षरों का प्रयोग किया, BR। कैल्शियम Ca, क्लोरीन Cl, मैग्नीशियम Mg, सोडियम Na। अब यहाँ भी देखिए सोडियम के लिए हमने इसके लैटिन शब्द का प्रयोग किया है। कॉपर Cu, इसके भी लैटिन शब्द के आधार पे इसको Cu दिया गया है, क्योंकि कॉपर तो Co से होता है लेकिन हम लिखते क्या है, Cu। आयरन Fe, चांदी Ag, पारा Hg, कोबाल्ट Co। यहाँ पे कुछ तत्वों के नाम अंग्रेजी में दिए गए हैं और उनके लैटिन नाम भी दिए गए हैं, ताकि आपको ये याद हो सके कि किन तत्वों के नाम जो हम संकेत उनके नाम से अलग दे रहे हैं तो वो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो उनके लैटिन नाम से शुरू हो रहे हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का लैटिन नेम होता है नेट्रियम, नेट्रियम का Na इन्होंने सोडियम के संकेत के लिए लिया। कॉपर, कॉपर का लैटिन नेम है क्यूप्रम और जो है बनता है Cu। आयरन का लैटिन नेम है फेरम, यानी कि इसका संकेत हम लिख रहे हैं Fe। पोटेशियम कैलियम K। सिल्वर, जिसे हम चांदी भी कहते हैं, और सिल्वर का जो लैटिन नेम है वो है अर्जेंटम, इसलिए इसको लिखते हैं Ag। गोल्ड यानी कि सोना, इसका लैटिन नेम है ऑरम और हम लिखते हैं AU। उसके बाद है पारा, और पारा को भी हम उसके लैटिन नेम के हिसाब से ही उसको जो संकेत दिया गया है वो दिया गया है Hg। बच्चों इन्हें जरूर आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके रसायन विज्ञान के लिए एक ABCD की तरह काम करता है। जैसे आपको अंग्रेजी भाषा जाननी है तो ABCD की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार से रसायन विज्ञान में जितनी भी आगे आप पढ़ाई पढ़ोगे, जो भी आप रासायनिक प्रक्रियाओं के बारे में जानोगे, उसके लिए इन तत्वों के संकेत जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपको कहीं पर ऑक्सीजन लिखा हुआ नहीं दिखेगा, O2 लिखा हुआ दिखेगा। तो अगर आप जब तक ये नहीं याद करोगे तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि O2 क्या है, H2 क्या है, Ag क्या है। तो इसलिए इन्हें कंठस्थ कर लीजिए। तो ये तो हुआ बच्चों तत्वों के प्रतीक। आइए अब जानते हैं तत्व का अणु सूत्र क्या होता है। अणु कैसे बनते हैं, जब तत्व के दो परमाणु मिल जाते हैं तो अणु बनते हैं। अब उनके भी सूत्र होते हैं।
किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाले उसके परमाणुीय प्रतीक के समूह को तत्व का अणु सूत्र कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन का एक अणु जो होता है उसका प्रतीक क्या हम लिखते हैं, O2। हाइड्रोजन का अगर एक अणु है तो उसका प्रतीक क्या है, H2। किसी तत्व के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी है, तो ऑक्सीजन में चूंकि 2 परमाणु हैं तो यानी कि ऑक्सीजन की परमाणु कितनी है, 2। हाइड्रोजन की कितनी है, 2। तो ये जो संख्या यहाँ पे दी जाती है ये उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। अब देखिए यहाँ तो कुछ यौगिक दिए गए हैं, लेकिन आपको पता है जो हमने 118 तत्व खोजे हैं उन 118 तत्वों से मिलकर के लाखों यौगिक बनते हैं। यहाँ पे कुछ आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं जिनके अणु सूत्र आप अवश्य याद कर लीजिएगा। जैसे पहला है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बच्चों वही है जो नमक आपके घरों में उपयोग होता है। उस नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl। और इस अणु सूत्र में आपको साफ दिख रहा है कि Na यानी कि सोडियम है और क्लोरीन है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, C कार्बन, O ऑक्सीजन। यानी कि आप जितने भी यौगिक आप देखेंगे अगर आपने उसके अणु सूत्र को याद कर लिया, समझ लिया, तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि उस यौगिक में कौन कौन से तत्व उपलब्ध हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे चूने का पत्थर, चूना जो हमें आपके घरों में पुताई के लिए किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें आपको साफ इसके अणु सूत्र में दिख रहा है कि आपके कैल्शियम भी उपस्थित है, कार्बन भी उपस्थित है और ऑक्सीजन भी उपस्थित है। यहाँ एक और हम देख लेते हैं धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। इस सूत्र में आपको सीधे से दिख रहा है कि इसमें सोडियम भी है, C यानी कार्बन भी है, O यानी कि ऑक्सीजन भी है। धावन सोडा। और दूसरा है खाने वाला सोडा जो आपके घरों में प्रयोग किया जाता है, खानों में खाना पकाने में कई बार घरों में आता है, वो होता है खाने वाला सोडा। और इसमें देखिए आपको साफ दिख रहा है क्या क्या चीज उपस्थित है, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। इन सूत्रों को बच्चों अवश्य आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद एक और चीज है कि जब से किसी तत्व में हम एक अणु है, जैसे जल का एक अणु है तो हम क्या लिखते हैं, H2O। अब अगर जल के 2 अणु हैं तो कैसे लिखेंगे हम, 2H2O। इस तरीके से जो भी संख्या होती है, कितने अणु हैं, उस संख्या को हम उसके आगे लिख देते हैं इस तरीके से। जैसे अगर हमने कैल्शियम के 3 अणु लिखे हैं तो हम क्या लिखेंगे, 3Ca। तो बच्चों ये तो कुछ चीजें हमने आज जानी कि पदार्थ क्या होते हैं, किन अवस्थाओं में होते हैं, तत्व और यौगिक क्या हैं और उनके रासायनिक सूत्र क्या होते हैं। कुछ प्रश्न हमने आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे से लिए गए हैं जिसे अब मुझे पूरी उम्मीद है आप स्वतः हल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमने दिया गया है कि इनमें से किस अणु के बीच के अंतराणुक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, और आप मालूम है कि अंतराणुक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है ठोस में, यानी कि बर्फ में। धावन सोडा क्या है बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी प्रकार आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ और भी प्रश्न हैं जिन्हें आप स्वयं हल कर सकते हैं, लेकिन कभी भी प्रश्नों को हल करने से पहले आप पाठ को अच्छे से जरूर पढ़िए। तो बच्चों इसी के साथ आज की ये कक्षा हम